ठीक है, बड़ा हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ये दो बेसिक पॉइंट्स आपके साथ हैं। एक नॉमेनक्लेचर, अच्छी तरह से डिस्कशन करिए, अच्छी तरह से सॉल्व करिए, लेकिन बुक से ही करिएगा। और दूसरा आइसोमेरिज्म की क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। लिखिए आप लोग केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज ए बॉन्ड? यहाँ पे हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए बॉन्ड? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, आप बोर्ड पर देखिए। या देखिए ये जो ब्लैक कलर की इंक है, बड़े ही बोर्ड के ऊपर चिपक गई है। तो एक बॉन्ड बनाना है ना, जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा ये वहां पे स्टिक ही नहीं करेगी। तो आप कहेंगे बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल को ना बाइंड करता है, जो एटम और मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है। दैट्स ए बॉन्ड। बस यही डेफिनेशन है बॉन्ड की। लिख सकते हैं आप, बॉन्ड इज अ फोर्स, बॉन्ड इज अ फोर्स which keep the atoms or molecules together, which keep the atoms or the molecules together। तो बड़ा बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधता है, जोड़ता है। बड़ा बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देता, ये एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देता, लेकिन होती है फोर्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सी अर्थ और सन के बीच में भी बॉन्ड है, उसे आप ग्रेविटेशनल बॉन्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। सन इज अटैच्ड टू अर्थ इज अटैच्ड टू द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बॉन्ड बिटवीन द टू। ठीक है। So what is a bond? Bond is a force which keep the atoms or molecules, together. That is a bond. अब ये bond strong भी हो सकता है, ये bond weak भी हो सकता है। It may be a strong bond or a weak bond. जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसी तरह वेंडरवाल फोर्स होती है जो सबसे वीक फोर्स होती है। So bond may be strong and bond may be weak. बॉन्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं केमिकल बॉन्ड्स और एक होते हैं फिजिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। लिखो अपनी नोटबुक पर, लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आगे लिखेंगे ग्रेटर देन, फिर लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रैकेट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बड़ा कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप होता है। आगे लिखो ग्रेटर देन, अब लिखिए मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बच्चे अभी तक जो आपने तीन लिखे हैं, तीनों केमिकल बॉन्ड है। दे आर केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आगे लिखो ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां से ना फिजिकल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड नहीं है, एक फिजिकल बॉन्ड है। आगे लिखो ग्रेटर देन डाइपोलर डैश डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोलर डैश डाइपोल इंटरेक्शन। फिर लिखो ग्रेटर देन, अब बच्चे आएगा लिखो डाइपोलर डैश इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोलर डैश इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोलर डैश इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
और फिर एक और लिखो ग्रेटर देन। लास्ट आता है हमारे पास ग्रेटर देन क्या है? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स बड़ा, इसको कई बार ना लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है, वैन डर वाल फोर्स या लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये कुछ आइडिया बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ का। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, देन कोवैलेंट, देन मेटालिक, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लास्ट में वैन डर वाल फोर्स। चलिए आते हैं बोर्ड पर जरा देखते। देखा बच्चे, ये है HCl का मॉलिक्यूल और ये है HCl का एक और मॉलिक्यूल। देखो HCl गैस होता है, इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे इसमें डाइपोल है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पोलर है इसे डाइपोल बोलते हैं। इसमें परमानेंट डाइपोल है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना? यहां भी नेगेटिव और यहां भी। बताओ पहले वाले मॉलिक्यूल पे डाइपोल है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल पे है ना? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपस में अट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो इसे आप बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, है ना? अगर दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर अपना अपना डाइपोल है तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव को, तो इस अट्रैक्शन को आप बोलेंगे। ओके, अब मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, मान लीजिए HCl, और एक मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं ऑक्सीजन। अब बताओ इसमें से किस पे डाइपोल है और किस पे नहीं? देखो HCl में क्लोरीन नेगेटिव हाइड्रोजन, तो वो तो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल? क्योंकि सेम एटम्स है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब बेटा एक पे डाइपोल है और दूसरे पे डाइपोल नहीं है ना? लेकिन फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। वो क्या कहता है कि एक नेगेटिव चार्ज जो है अपने पास वाले दूसरे मॉलिक्यूल के एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है और एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। इधर कौन सा चार्ज है? तो इधर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। बताओ ये इसका अपना चार्ज है या इंड्यूस्ड चार्ज? हाँ, मैं बोलूंगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डिफरेंस समझ आ गया? और मैंने जो पहले वाली है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सेकंड। डाइपोल इंड्यूस्ड, एक में परमानेंट डाइपोल है और दूसरे में डाइपोल उसके इंटरेक्शन की वजह से इंड्यूस्ड हुई है। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन आ जाएगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। और बेटा मान लो दोनों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, अब बेटा इनमें तो किसी में डाइपोल नहीं है, ये भी सेम एटम्स है, ये भी सेम एटम्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बेटा इनमें भी कोई इंटरेक्शन अराइज होती है विच इज वेरी स्मॉल, जिसे आप बोलते हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन। वो कैसे अराइज होती है देखो, इधर देखना जरा। अब बेटा ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन के पास ना 16 इलेक्ट्रॉन है, बोलो ये सब 16 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? जैसे सन के आगे पीछे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? बोलते हैं सन के आगे पीछे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह एटम या मॉलिक्यूल के आगे पीछे क्या रिवॉल्व कर? इलेक्ट्रॉन। अब देखा बेटा ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, याद देखना, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सुनना, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना तो मैं क्या करूं, मॉलिक्यूल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल सेंटर में, है ना? आपने बताना है इसके लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और उस तरफ 10 है। बड़ा ऑटोमेटिकली इधर थोड़ा सा नेगेटिव और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। बताओ ये चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 16 ना हो सकता है, एक तरफ 9 हो दूसरी तरफ 7, है ना? एक तरफ 6 हो दूसरी तरफ 10 हो। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो चार्ज अराइज होता है वो चार्ज नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पर अपने आप चार्ज इंड्यूस कर देता है। इधर आप अपने आप चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्ज इनके अंदर डेवलप हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी वजह से जब ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल अट्रैक्शन। और बेटा वैन डर वाल अट्रैक्शन जो है ना सारे सरफेस पर ऑपरेट करती है। कहां पे ऑपरेट करती है? तो याद रखो जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता ना उस पे वैन डर वाल फोर्स उतनी ज्यादा होती है। वैसे ज्यादा तो होती नहीं है, होती सबसे कम ही है, लेकिन आपस में कंपेयर करें
तो ये वैन डेर वाल्स फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूलर मास पे और दूसरा सरफेस एरिया। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रॉन्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्जेस अराइज होते हैं, उन चार्जेस की आपस में इंटरेक्शन से जो फोर्स अराइज होती है, दैट्स कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्स, है ना? ये 2 पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में। वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 लिखो मॉलिक्यूलर मास, नंबर 1 क्या लिखा? मॉलिक्यूलर मास। उसके लिए सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, वैन डेर फोर्स, हाइड्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। बताओ ये कैसे लिखा मैंने? इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, इसका 32 है, इसका 38 है, इसका 71 है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ती जा रही है ना? 2 on the 2 है ना? 6 into the 32, 19 to the 38, 31.5 into 2, 71। तो वैन डेर वाल्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और सेकंड पॉइंट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब जैसे ये 2 मॉलिक्यूल लिखे मैंने, दोनों ब्यूटेन, पहला नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा आइसोब्यूटेन है। फर्क क्या है? पहले में कोई ब्रांच नहीं है और सेकंड में है ना? तो बड़ा जब ब्रांचेस आती है ना, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसमें ब्रांच बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल हो जाती है और स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम हो जाता है। आप बताएंगे इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? तो फर्स्ट में वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सेकंड। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है ना, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो जाती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो वैन डेर वाल्स फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूलर मास पे और दूसरा सरफेस एरिया। तो बेटा ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि बॉन्ड क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। अब बेटा बॉन्ड बनता क्यों है, ओरली बात करेंगे बस। बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाई अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में है वो है स्टेबिलिटी, दैट इज डिक्रीज इन एनर्जी। जब भी बॉन्ड बनता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। जब भी बॉन्ड बनता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है अट्रैक्शन की वजह से, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द स्टेबिलिटी इज द मेन रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। लिख सकते हैं आप लोग काज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, काज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर 1 लिखो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी and increase in stability. Decrease in potential energy and increase in stability. Second point, completion of octet. ये भी हम बोल देते हैं कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, इसे आप बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन इसकी ढेर सारी एक्सेप्शन है, आगे चल के बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है, लिखो पेयरिंग अप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग अप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है। अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट लिखो, टू डिक्रीज द फ्री एनर्जी, टू डिक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
इसमें ब्रैकेट में डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। तो याद है आपको, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव हो, है ना? तो बॉन्ड बनने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन का, है ना? मेन आ गया पोटेंशियल एनर्जी को कम करना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना, दैट द मेन कार्य ऑफ बॉन्ड। अब ऐसा करेंगे, हम अलग अलग करके ना बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे। टू स्टार्ट विद लिखे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। लिखो फर्स्ट पॉइंट, it is the strongest bond, it is the strongest bond। नंबर 2 लिखो, it is non-directional, क्या लिखा आपने? इट इज, क्या मतलब? बड़ा बॉन्ड दो तरह के होते हैं, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। बड़ा डायरेक्शनल बॉन्ड जो है ना, सिर्फ एक होता हुआ है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है ना, उसकी हवा में, स्पेस में डायरेक्शन होती है। आप बोलो मीथेन की शेप क्या है? तो यहां से समझ लो डायरेक्शन है बॉन्ड की। टेट्राहेड्रल डायरेक्शन, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर है डायरेक्शन में, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है। Bonds are directed in space along particular direction. This is meaning of directional, है ना? इधर देखो, ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। बताओ इसके आगे पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा? चार्ज के आगे पीछे क्या होता है? बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसका कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट में, राइट में है, बिलो है या अबव है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो फिजिक्स में पढ़ा ना आपने, है ना? तो ये जो आयन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो सारी डायरेक्शन में होता है ना? बताओ ये नेगेटिव आयन को कहां से अट्रैक्ट करेगा? सामने से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, या सब डायरेक्शन? इट इज नॉट डायरेक्शनल, इट इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल द साइड्स। तो आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मेटालिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शनल बॉन्ड जो है सिर्फ कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट मतलब कोवलेंट आल्सो, ठीक है? सो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, है ना? आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। थर्ड पॉइंट लिखो, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विल बी आयनिक। A bond formed between a metal and a non-metal will be ionic। देखो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा, अगर आप एक मेटल और एक नॉन मेटल लेते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर आप दोनों नॉन मेटल ले लो, नॉन मेटल, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर आप दोनों मेटल को मिक्स कर दो तो मेटालिक बॉन्ड बनता है। नोट कर सकते हैं आप, एक मेटल में और एक नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये है पीरियोडिक टेबल, सिंबॉलिकली ड्रॉ किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक दिख रहा है आपको? शुरू में ऐसा, लास्ट में पी है, बीच में डी है, नीचे है ना? ये कौन सा ब्लॉक? अपना पी ब्लॉक में ये वाला बोरान से लेकर ये कुछ एलिमेंट। बड़े ये जो मैंने मार्क किया है ये मेटेलॉइड्स है कुछ। क्या है? मेटेलॉइड्स। बड़ा मेटेलॉइड से ऊपर नॉन मेटल्स है, ये सब नॉन मेटल्स है और बाकी सब मेटल्स है। ये मेटल्स है, इधर मेटल्स है, ये मेटल्स है और ये मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में 85 तो मेटल्स ही हैं। 85, 114 में से समझ लो 85 तो मेटल है, 5-6 मेटेलॉइड्स हैं और बाकी बस थोड़े से जो है 20 के आसपास नॉन मेटल्स हैं, उससे भी कम जरा, ठीक है?
तो बेटा आप कोई भी मेटल ले लो, एस ब्लॉक ले लो, डी ब्लॉक ले लो, एफ ब्लॉक ले लो, और उधर पी ब्लॉक से ऊपर से ले लो कोई, है ना। नॉन मेटल्स कौन से? मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, सल्फर, फास्फोरस, ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। दीज आर द नॉन मेटल्स। अब इधर से कोई नॉन मेटल ले लो, इधर से कोई मेटल ले लो, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। जैसे मान लो यहां पे सोडियम ले लिया मैंने, है ना, ग्रुप 1 में, वहां से मैंने क्लोरीन ले लिया, बताओ सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में, है ना, रुबिडियम आयोडाइड में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा बेटा यहां बताओ, जब मैं लिखता हूं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, बताओ कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के, तो ये बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, है ना। अगर मैं क्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, और अगर मैं क्या करूं बेटा, सोडियम को ना मरकरी में मिक्स कर लूं, एमालगम बना दूं, अब ये दोनों मेटल, तो मेटल और मेटल के बीच में, अब इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, है ना। बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल जो है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल वो हम बोलते हैं सीजियम प्रैक्टिकली, और सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल फ्लोरीन। हम बोलेंगे अगर आप सीजियम और फ्लोरीन में बॉन्ड बनाएंगे ना, तो उसमें हाईएस्ट आयनिक वेक्टर होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल सीजियम, सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। लिख सकते हैं इस बात को, सीजियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल, सीजियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल will have highest ionic vector. Cesium fluoride molecule will have highest ionic vector. Cesium fluoride molecule will have highest ionic vector. ठीक है। पर जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन रखते तो एस ब्लॉक में है, लेकिन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में काउंट किया जाता है। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो उसको भी हम नॉन मेटल में काउंट करते हैं। तो अगर आप एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इनमें बॉन्ड बनाएंगे, तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड, अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल में है तो कोवलेंट बॉन्ड, और ओके। नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा ये है सोडियम, और बच्चे ये है क्लोरीन, एक मेटल और एक नॉन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है ना, 281, और ये आ जाएगा 287। सोडियम के बाहर एक एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सोडियम क्या करता है, अपना एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बचे गेन कर लेता है, बनाता है क्लोराइड आयन, और इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट तो दोनों का पूरा हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया और क्लोरीन पे, और आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करके दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो बन गया ना बॉन्ड। आगे ना बीच में फोर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। तो देखो ये आ गया सोडियम है, सोडियम है, और ये आ गया क्लोराइड है। अब ये दोनों एक दूसरे को ना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये इनके बीच में मैं अट्रैक्शन शो कर रहा हूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्सेस शो कर रहा हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So it is the force of attraction between a positive ion and a negative ion. That force of attraction that is called electrovalent bond. ये मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिख दिया है। कूलम्ब लॉ K Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। अब आप क्या करो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लो, लिखो
देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज अ strong electrostatic force of attraction. Electrovalent bond is a strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Between oppositely charged ions. Strong force of attraction between oppositely charged ions, which are formed by the transfer of one or more valence electrons. One or more valence electrons from a metal atom. To a non-metal atom. पढ़ो जरा क्या लिखा है? इट इज बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। और ये आयंस कैसे बने? विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एटम टू मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल ने गेन किया। इस प्रोसेस में उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, दैट स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर।